हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज द ओशियंस, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, हालांकि पूरी की पूरी बुक ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर कंसेप्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी के समझाए गए हैं। तो अभी तक जितने अच्छे तरीके से हम लोग इसके 11 चैप्टर को कवर करते हुए आए हैं, उसी अच्छाई के साथ, या मैं कहूँगा कि उसी एक इंक्विजिटिवनेस के साथ, इंक्विजिटिवनेस मतलब कि एक जानने की इच्छा के साथ, एक जिज्ञासा की एक भावना के साथ हम लोग इस चैप्टर 12वें के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने ये सीखा कि ओशियनिक डिपॉजिट्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे 3 टाइप के हमने ओशियनिक डिपॉजिट्स की बात करी कि मड्स है, ऊड्स है, क्ले है, इनकी बात करी। इसके बाद हमने देखा कि जो ओशन वाटर होता है उसकी सैलिनिटी के बारे में, ठीक है, कि जिस तरीके से नमक वगैरह होता है पानी में, उसके बारे में जाना। और हमने फिर जाना टेम्परेचर के बारे में। तो आज इन्हीं चीज़ों के जो हम है एप्लीकेटिव पार्ट पे जाएंगे थोड़ा सा, और ये देखेंगे कि जो ओशन करंट्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। और उन ओशन करंट्स के मूवमेंट में ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, और भी बाकी जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये मैप वगैरह की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। और बुक में भी आपके हालांकि मैप दिया हुआ है, लेकिन वो अगले पेज पे दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो भी चीज़ या जो भी कंसेप्ट समझाया गया है वो मैं आपको साथ साथ मैप के हेल्प से समझाते चलूंगा, ठीक है। देखिए, द मूवमेंट्स ऑफ द ओशन करंट्स, ठीक है। ओशन करंट्स, पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि ओशन करंट्स क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है दैट इज योर ओशन करंट, ठीक है। जो वर्टिकल मूवमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स जो है वो वर्टिकल मूवमेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक। ये बात आप समझ गए। देखिए, ओशन करंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है, ध्यान रखना है ये सरफेस वाटर के बारे में है। सरफेस वाटर मतलब जो पानी सतह पे है, ठीक। दैट सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशियंस, ठीक है, एज शोन इन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 95। ये फिगर 95 तो आपकी बुक का है, ठीक है। यहां पर भी आप नीचे देख सकते हैं सेम चीज है, जिस तरीके से आपको यहां पर इस तरीके के एरोज वगैरह दिख रहे हैं और यहां पर आपको पूरा का पूरा सर्कुलेशन जो है वो दिख रहा है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर ये ग्रीन कलर में एरो दिख रहे हैं दे आर योर वार्म करंट, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में दैट इज योर कोल्ड करंट, ठीक है। अब कैसे ये वार्म होते हैं, कैसे कोल्ड होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, यही चीज हमें समझनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा गया है, दोज दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन पोलवर्ड्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल चीजों को सुनते चलिएगा और ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, तभी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन से, यानी कि इक्वेटर के पास से जो पानी जा रहा है पोल की तरफ को, पोल वर्ड्स मतलब पोल की तरफ को, ठीक है, उसका टेम्परेचर कैसा होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी इक्वेटर के पास से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पोल की तरफ को, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और उसको कहा जाएगा वार्म करंट्स, ठीक। और जो पानी पोल की तरफ से, फ्रॉम दी पोलर रीजन, पोल की तरफ से इक्वेटर वर्ड्स यानी कि इक्वेटर की तरफ को आ रहा है, उसका सरफेस टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, और उसको कहा जाएगा कोल्ड करंट्स, ठीक। ये बात आप पहली बात तो यहां पर बिल्कुल समझ जाइए कि वार्म करंट्स क्या है और कोल्ड करंट्स क्या है, ठीक। यानी कि यहां पर हम एक बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि पानी जहां से आ रहा है, ठीक, यानी कि पानी का जो नेचर उसके सोर्स पे जैसा है उसके हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। यानी कि इक्वेटर की तरफ से जो पानी जा रहा है वो गर्म होगा, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा वार्म करंट्स। पोल्स की तरफ से जो पानी आ रहा है वो ठंडा होगा, उसको कहा जाएगा कोल्ड करंट्स, ठीक। तो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स यहां पर आप इतने से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहां पर अगर डायग्राम में दिखाऊं कि ये जो ब्लू कलर में है दे आर योर कोल्ड करंट्स, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ से जैसे आ रहा है ये ईस्ट ग्रीनलैंड है, दे आपको दिख रहा है, ठीक है।
आपको यहाँ पर लैब्राडोर दिख रहा है, ये सारे के सारे पोल की तरफ से आ रहे हैं, ओएशियो करंट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के करंट्स आपके कहाँ से आ रहे हैं, पोल की तरफ से आ रहे हैं, तो ये कैसे करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक। और जो आपके करंट इक्वेटर से पोल की तरफ को जाएंगे वो कैसे होंगे, वो वार्म करंट होंगे, ठीक है। अभी इसका पूरा का पूरा इस तरीके का पैटर्न क्यों बना हुआ है, किस तरीके से ये चीजें होती है, ये अभी हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, ठीक है। पहली बात, आप ये कोल्ड और वार्म का जो कंसेप्ट है आई थिंक समझ गए होंगे कि जहां से भी पानी आ रहा है उसके सोर्स पे जो उसका नेचर है उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। इसके बाद देयर डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट इज इंडिकेटेड बाय द एरोज। एरोज से इनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है कि किस दिशा में ये मूव कर रहे हैं वो इन एरोज से बताया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बट व्हाई शुड दे फॉलो सच अ पैटर्न, ये ऐसा ही पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं जैसा यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, वही सारे के सारे फैक्टर्स हम लोगों को समझने हैं। तो आज हम ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर समझ जाते हैं तो फिर हम अगले लेक्चर में हमारा जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है, फिर पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इन ओशंस में किस तरीके से पूरा का पूरा वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है या ओशन करंट्स का जो सर्कुलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग फिर अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज का लेक्चर जो है ये आगे आने वाले 2-3 लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप इस यहाँ पर चीजें नहीं समझ पाते हैं तो फिर थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीजें समझिएगा, और जो भी चीज अगर आपके नहीं समझ में आती है तो आप उसको बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले, अगले लेक्चर में जंप करने से पहले आप उस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिएगा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज फिर चीजें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्लैनेटरी विंड्स, ठीक। प्लैनेटरी विंड्स हमें पता है क्या होती है, देखते हैं। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में क्या ब्लो करती हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है, जिनको हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक पवनें, ठीक है। व्यापारिक पवन कहां पर बहती है, ध्यान रखना है, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के में, यानी कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ठीक है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जो है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। अब इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से बहती है, ठीक है। ट्रेड विंड जो है वो 2 प्रकार की है हमारे पास, ठीक है। जो हमारा स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ के आए हैं, चाहे वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट हो, उन लोगों को ये टर्म बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इसका रोल जो है वो इंडियन मानसून पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के टाइम पर भी हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ पर भी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 2 तरीके की ट्रेड विंड्स होती हैं, एक होती है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी होती है साउथ ईस्ट, ठीक है। दोनों ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब, अब यहां पर भी आपको चीज का ध्यान ये रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ये ओरिजिन से है, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब ओरिजिन से, यानी नॉर्थ ईस्ट का मतलब डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। जैसे अब आपको यहां पर मैं बहुत अच्छे से, मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपसे गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहां पर अपनी डायरेक्शन बताते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पर हुआ, ये, यानी कि ये डायरेक्शन में जो विंड जा रही है दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट ये है, ये डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट है, तो ये, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और साउथ ईस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, ठीक है। ये दोनों ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन हो गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है। जो ये ट्रेड विंड्स हैं ये क्या कर रही हैं, दे मूव द इक्वेटोरियल वाटर्स पोलवर्ड्स, ये इक्वेटर के पानी को पोलवर्ड्स धकेलेंगी और वेस्टवर्ड्स धकेलेंगी। क्यों वेस्टवर्ड धकेलेंगी, क्योंकि देखिए, अब चाहे देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए, जो मैंने यहां पर ये लाइन बनाई है, सपोज कर लीजिए ये जो मैंने लाइन बनाई है ये इक्वेटर है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये जो लाइन है दिस इज योर इक्वेटर, दिस वन, ठीक। अब इक्वेटर के पास का जो भी पानी होगा, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये इक्वेटर के पास का पानी है, पानी का मतलब क्या है, ओशन करंट पानी ही तो है, ठीक है ना। इस वाले पानी को मिटाते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहां पर नजरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ये हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ठीक। ये जो बीच में मैंने आपके लिए बनाया है दिस इज योर वाटर, ठीक है। ये पानी है, इक्वेटर के पास का पानी है, और कैसा होगा, गर्म पानी होगा, ठीक है। अब देखिए, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये इनको किधर को धकेलेंगी, इस दिशा में, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो किस दिशा में धकेलेंगी, इस दिशा में। यानी कि अगर आप दोनों का ही जो धकेलना देख रहे हैं वो वेस्ट की तरफ को ही जा रहा है, ठीक है ना।
ये अगर हमारा वेस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट की तरफ को ही तो जा रहा है दोनों में, और इक्वेटर के पानी को ही जा रहा है, यानी कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटोरियल वाटर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में धकेलेंगी टुवर्ड्स द वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो इक्वेटोरियल वाटर को धकेलेंगी टुवर्ड्स द वेस्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये बात आप बिल्कुल क्लियर करके समझ गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये वेस्टवर्ड अगर इसको धकेल रही है तो ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है उनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म क्यों कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल एक एक वर्ड ध्यान से समझना है। गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वार्म वाटर है। ठीक, और ईस्टर्न कोस्ट को क्यों करेंगे, देखिए अब इसका एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि ये ईस्टर्न कोस्ट को कैसे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वेस्टवर्ड जा रहा है और बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्ट को कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कैसे। देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आप डायरेक्शन समझ गए। ठीक है, मूव दी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का मतलब है इक्वेटर के पास का करंट जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जो डेरिवेटिव्स आपको यहां पर नाम बताए गए हैं, दैट इज योर नॉर्थ फ्लोरिडा करंट और द गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट टू वार्म द सदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, दिस इज अवर यूएसए। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आपको यहां पर मैप में दिख रही है, आपको यहां पर जो है ये वाली नहीं दिख रही होगी जो फ्लोरिडा स्ट्रीम है। फ्लोरिडा स्ट्रीम यहीं पर एक पतली सी स्ट्रीम होती है, दिस वन, दिस कैन बी टेकन एज योर फ्लोरिडा स्ट्रीम। ठीक है, इसको आप फ्लोरिडा स्ट्रीम ले सकते हैं, ऐसी ही है यहां पर मैप में नहीं दिखाई है, मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, आपको पता है, ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, अब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या करेगी कि जितना भी यहां पर पानी है, ठीक है, उसको कहां धकेलेगी, इस तरफ को। ठीक है, यानी कि इस कोस्ट पे धकेलेगी, और ये कोस्ट क्या है, इस कोस्ट को आप समझ सकते हैं, ये कौन सा कोस्ट होगा, ये ईस्ट कोस्ट ही तो है। अगर ये पूरा का पूरा यूएसए है तो यूएसए का ये ईस्ट कोस्ट है, और ये वाला कोस्ट कौन सा होगा, ठीक है, यूएसए का ये ईस्ट कोस्ट है, और ये वाला कोस्ट कौन सा होगा, वेस्ट कोस्ट। तो जो पानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब इसको इधर की तरफ को धकेल रही है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इसको धकेल रही है, तो वो क्या करेगी कि जो यूएसए का जो वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी जो ईस्टर्न कोस्ट है, उसको ये गर्म करेगी। ये बात आप समझ गए। इसके बाद जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या करेगी, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट मतलब जो साउथ में है, इक्वेटर के पास है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, उसको क्या करेगी, ये वार्म करेगा वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एज द वार्म ब्राजीलियन करंट। अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का मतलब है ये डायरेक्शन है। ठीक, दिस इज योर साउथ ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या करेगा, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो ब्राजील का ईस्टर्न कोस्ट, अब सीधी सी बात है, ये ब्राजील है तो ब्राजील का ईस्टर्न कोस्ट, अब पानी यहां से जाएगा तो इधर ही तो टकराएगा इस पे, ठीक है ना, यहां पर पानी टकराएगा, और उससे क्या होगा कि वो उसको गर्म करेगा एज अ वार्म ब्राजीलियन करंट। ये आपको ब्राजील करंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्राजीलियन करंट है, और यहां पर यानी कि जो विंड है वो इसको यहां पर टकराएगी, और इससे जो ये वाला कोस्ट है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो करंट्स बह रहे हैं उसकी वजह से ये जो कोस्ट में आ रही है गर्मी। ठीक है, और दोनों तरफ में आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट, अगर आपको बात बोल दी जाएगी कि ट्रेड विंड्स है, ठीक है, कौन सी विंड्स है, ट्रेड विंड्स है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये वार्म करेंगे पहली चीज, और दूसरी चीज ये क्या कर रहे हैं, कौन से ईस्टर्न कोस्ट पे, कौन से तट पर ये असर डाल रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, किसी भी कॉन्टिनेंट के ये ईस्टर्न कोस्ट पे ही असर डालेंगे। पहली बात तो आप ये समझ जाइए। अब इसके बाद आप यहां से एक कंसेप्ट और समझ जाइए कि ट्रेड विंड्स बहती है ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स के बीच तक, यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक, तो आप ये समझिए कि इस रीजन में जो भी कॉन्टिनेंट लाई करेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में जो भी कॉन्टिनेंट लाई करेंगे, उनके ईस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पूर्वी तट पर हमेशा कैसा करंट बह रहा होगा, गर्म, वार्म करंट, बस। ठीक है, आप चाहे ब्राजील करंट देख लीजिए, चाहे आप गल्फ स्ट्रीम देख लीजिए, चाहे आप आगुलास करंट देख लीजिए, ये सारे के सारे कैसे करंट है, गर्म है। ठीक है, आप यहां पर कुरिशियो देख लीजिए, आप यहां पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देख लीजिए, ये सारे के सारे करंट कैसे हैं, गर्म है। ठीक, क्यों है, क्योंकि इनमें एक कॉमन फीचर है, ध्यान रखिए, ये अगर हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, मतलब 30 डिग्री दिया गया, कोई बात नहीं, 30 या आप 23.5 डिग्री एक ही चीज मानिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है ना, मैं यहां पर चलिए इसको ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को डार्क समझ में आएगा। ये 30 डिग्री हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ठीक है, इसके बीच में आप देख लीजिए करंट, पहली बात तो ये है हम लोग ट्रेड विंड्स इसी दिशा में बह रही होगी, मतलब इसी बीच में। ठीक है, तो वार्म करेगा और ईस्टर्न कोस्ट में करेगा। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है, ये आपका जो जापान है उसका ईस्ट है, ये आपका यूएस का ईस्ट है, ये आपका
साउथ अमेरिका का ईस्ट है और ये आपका अफ्रीका का ईस्ट है। तो हर तरफ के ईस्ट कॉन्टिनेंट में कैसा करंट बहेगा? गर्म। बस अब आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पर कुरिशियो है, यहां पर आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, यहां पर आपका मोजाम्बिक, तो ये मोजाम्बिक जो यहाँ पर आपका मादागास्कर है उसके पास वाला है, मोजाम्बिक चैनल के पास ऊपर जो है जनरली अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में वो आगुल्हास करंट है, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर ब्राजील है, साउथ अमेरिका में ब्राजील, तो ब्राजीलियन करंट है। यहाँ पर ऊपर आपका जो फ्लोरिडा स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम है वो है, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर आप समझ जाइए कि ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्न कोस्ट पर कॉन्टिनेंट्स के कौन सा करंट होगा? वार्म करंट, ठीक। आई थिंक ये कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि करंट्स वगैरह के क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछे जाएंगे, मतलब अगर ऑप्शनल मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एमसीक्यूज की, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ नाम दे दिए जाए करंट्स के और आपसे ये पूछा जाए कि इनको आपको मैच करना है, ठीक है। और मैच करने में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट के पास ये बहते हैं या इनका नेचर कैसा है, आइदर दे आर वार्म और दे आर कोल्ड। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को समझना है, वो ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे, ठीक है। अगर हम एक एक करके उंगली में याद रख पाएँ तो फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कर सकता है और वहाँ पर गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती अब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलिए, तो आप यहाँ पर ये वाला बात समझ गए, इसके आगे देखते हैं। अब बात आएंगे हम थोड़ा सा ऊपर के लैटिट्यूड में, ठीक है। ट्रॉपिक्स को पार करके अब हम चलते हैं ऊपर थोड़ा सा टेम्परेट लैटिट्यूड में। अब टेम्परेट लैटिट्यूड में हमें पता है कि ट्रेड विंड्स का कोई रोल नहीं है, वहां पर ट्रेड विंड्स नहीं बहेंगी, ठीक है। जो व्यापारिक पवनें हैं वो वहां पर नहीं होंगी। वहां पर सिर्फ कैसी हवाएं बह रही हैं? पछुआ, जिसको बोला जाता है वेस्टर्लीज, यानी कि जो वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि ये इस डायरेक्शन में बहेंगी लगभग, ठीक है। दो दे आर लेस रिलायबल देन द ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड से थोड़ा रिलायबल कम होती है, तो दे रिजल्ट इन दी नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली ये क्या करती है कि पानी को इस डायरेक्शन में मूव कराती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। समझ गए आप? सो दैट द वार्म गल्फ स्ट्रीम इज ड्रिवन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप एज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आप देखिए इसको, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम को ये इस डायरेक्शन में ले जाएगा और यहां से ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यूरोप के कौन से कॉन्टिनेंट पर? यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां पर यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पर, ठीक। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेस्टर्लीज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर रहा है? जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, यहां पर जो आपको ये नीचे दिख रहा है एंटार्क्टिक सर्कमपोलर, ये वाला लगभग जो है, या ये वाला आप कह सकते हैं ये सारा का सारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ठीक है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या कर रही है? इसको ये इक्वेटर वर्ड्स मूव कर रहा है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पेरू करंट दिख रहा है आपको, ठीक है। पेरूवियन करंट, या इसका अगर आप एक नाम और जानना चाहें तो इसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो हमबोल्ट करंट है, तो यहां पर ये इसको इस तरीके से मूव करा रहा है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें अफ्रीका में, तो यहां पर आपको एक करंट दिख रहा है, दैट इज बेंगुएला करंट, ठीक है। ये कैसा करंट है? ऑफ दी सदर्न अफ्रीका। और ध्यान एक चीज को रखना है, गल्फ स्ट्रीम का करंट तो गर्म ही था, तो नॉर्थ अटलांटिक करंट तो गर्म ही होगा, लेकिन ये जो हमबोल्ट करंट है और जो हमारा बेंगुएला करंट है, या फिर जो पेरूवियन करंट और बेंगुएला करंट है, ये किससे आ रहे हैं? ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो एंटार्क्टिक के पास जो पानी बह रहा है उससे आ रहे हैं। तो ये कैसे होंगे? एंटार्क्टिक से पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ठंडा होगा, तो पेरूवियन करंट और बेंगुएला करंट आपके कैसे हैं? ठंडे हैं, ठीक। और ये चीज को आप समझिए कि ये टेम्परेट रीजन के वेस्टर्न कोस्ट पर असर डाल रहे हैं। देखिए, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पर असर डाल रहा है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पर असर डाल रहा है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पर ही असर डाल रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं द प्लैनेटरी विंड्स आर प्रोबेबली द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ ओशियन करंट्स, ठीक है। प्लैनेटरी विंड्स का असर ज्यादा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स ऑन करंट फ्लो इज सीन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन नॉर्थ मतलब है आपका जो इक्वेटर से ऊपर का है, ठीक है। यहां पर क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस कंप्लीटली विद द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स विच कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन विंटर एंड साउथ वेस्ट इन समर, ठीक है। अब ये मानसून विंड्स नॉर्थ ईस्ट से कैसे आती हैं विंटर में और साउथ वेस्ट से विंटर में कैसे आती हैं, ये मुझे मतलब अब महसूस नहीं होता कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी का हमारा कोर्स फॉलो करते आए हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, अगर स्पेसिफिकली आपने उसका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज ऑन क्लाइमेट, जहां पर हमने जो मानसून है उसको बेहद डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए, तो आप उसको जाके पढ़िएगा, वहां पर सीरीज आप उसको कवर करिएगा। और हालांकि जब हम इंडियन ओशन का जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, जहां पर दिया गया है थोड़ा सा, तो वहां पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको अगर यहाँ पर थोड़ा सा बताऊं कि ये आपका अगर जो इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन है,
उसमें साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज योर साउथ वेस्ट, ठीक। तो जब समर मानसून होता है तो वो साउथ वेस्ट बहता है। जब हमारा विंटर मानसून होता है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून अलग चीज है, विंटर मानसून अलग चीज है। रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे करके चेंज हो जाता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स वगैरह क्या होती है, जेट स्ट्रीम्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जो तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है, वो सारी चीजें अब हम यहां पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये चीजें काफी अच्छे से पहले डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, जो यहां पर बात की गई है, मुद्दे की बात यह है कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये करंट बह रहा है, ठीक है, समर की दिशा में, उसमें जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो सर्कुलेशन होगा दैट विल बी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस ये आप एक चीज ध्यान रख लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, कि समर के गर्भ समय में वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर। और जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है तो ये ऐसे करके आ रहा है, तो ये ऐसे करके घुमाएगा, यानी कि इन दी एंटी क्लॉकवाइज, या आप कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरीके से जो इसका इंडियन ओशन का जो वाटर है वो पूरी तरीके से रिवर्स कर जाता है बेस्ड ऑन दी सीजन। अगर साउथ वेस्ट मानसून का सीजन है तो वो बहता है साउथ वेस्ट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून का टाइम है, यानी कि विंटर मानसून का टाइम है, तब वो करंट घूमता है, या जो उसका पानी है इंडियन ओशन का, वो घूमता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बाकी इसको आगे जाके हम एक बार थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट का जो पार्ट है उसमें दिया गया है इंडियन ओशन का सर्कुलेशन, तो वहां पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। फिलहाल आप इसको इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि प्लैनेटरी विंड्स का असर किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से हमारा जो ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवन है, उनके बारे में बात कर ली, वेस्टर्ली यानी कि पछुआ के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेकर कि टेम्परेचर का क्या असर है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में या पिछले पार्ट में बात किया था कि टेम्परेचर का भी असर है, हर जगह पर टेम्परेचर सेम नहीं है, तो टेम्परेचर का असर देखते हैं, ठीक है। There is much difference in the temperature of ocean waters at the equator and at the poles. ये ऑब्वियस सी बात है, ये अभी भी हमने आज भी बात करी है, कल तो की ही थी, आज भी करी है। इक्वेटर के पास पानी गर्म होगा, पोल्स के पास पानी ठंडा होगा। अब इससे क्या असर होगा, हमें यह पता है कि जो वार्म वाटर है वो लाइटर होता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है वो कम होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो राइज करेगा, वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा मतलब अब वो फाउंटेन बन के, फंवारा बन के सतह से ऊपर नहीं उठेगा। ऊपर उठने का मतलब है कि नीचे का जो पानी है, जो सतह के नीचे का पानी है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आएगा, यानी कि यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना है, ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर है, यानी कि पानी नीचे की सतह से ऊपर की तरफ को, सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, जहां पर गर्म पानी है, यानी कि इक्वेटर के पास, ठीक। इसके बाद जो ठंडा पानी होगा वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो सिंक करेगा, वो नीचे बैठेगा, ठीक। वो नीचे बैठेगा, इसका मतलब क्या है कि वो सतह पर अगर कहीं पर पानी ठंडा है तो वो नीचे की तरफ को जा रहा है, ये भी वर्टिकल मूवमेंट ही है, ठीक। अब वार्म इक्वेटोरियल वाटर मूव्स स्लोली अलोंग द सरफेस पोलवर्ड्स, ठीक, एंड द हैवियर कोल्ड वाटर ऑफ द पोलर रीजन्स क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटरवर्ड्स, ठीक। देखिए क्या चीज है, मैं आपको इसको थोड़ा सा साइड व्यू से समझाता हूं, अगर इसको मैं फ्रंट व्यू से समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपका एक पोल है, सपोज कर लीजिए नॉर्थ पोल है, ठीक। इक्वेटर पे क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से पानी बनाऊं, सपोज करिए कि ये पूरा का पूरा है समुद्र है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। इसकी अलग अलग लेयर अगर मैं चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं, ये इसका सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, ये नीचे की लेयर हो गई थोड़ा सा। अब इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर में मैंने आपको बताया पानी कैसा होगा, गर्म होगा, और गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ को उठेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक। पोल पे पानी कैसा होगा, पोल पे पानी ठंडा होगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो पोल पे पानी ऐसे जाएगा अंदर की तरफ को, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये इक्वेटर की तरफ से पानी ऊपर की तरफ को उठ रहा है, यहां से नीचे की तरफ को उठ रहा है, तो ये आपस में क्या करेंगे, मतलब अब डिस्प्लेसमेंट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जब ये ऊपर उठा तो नीचे यहां पर पानी कम हो जाएगा, तो ये पानी इधर की तरफ को मूव करेगा, इसलिए अंदर से, और ये पानी बाहर की तरफ से इधर को मूव करेगा, ऐसे बाहर की तरफ से, मतलब इसको ऐसे नहीं बनाते फिर आप डाउट करेंगे, सरफेस पे ही मूव करेगा, ठीक है, सरफेस से ऊपर कोई फव्वारा बन के नहीं उठेगा, ये डाउट नहीं करना है, ऐसे जाएगा ये सरफेस पर, और ये वाला पानी यहां पर, ये भी नीचे जो है पूरा का पूरा ऐसे करके मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि ये यहां पर किस तरीके से लिखा गया है कि जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर है वो सरफेस की तरफ में मूव कर रहा है पोलवर्ड्स, और जो कोल्ड वाटर है पोलर रीजन से वो क्रीप कर रहा है स्लोली अलोंग दी बॉटम ऑफ द सी इक्वेटरवर्ड्स, वो इक्वेटर पे आ रहा है बॉटम से, और ये इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ को जा रहा है सरफेस पे, ठीक है। इस तरीके से यहां पर एक मूवमेंट होगा, ये टेम्परेचर का मूवमेंट है, टेम्परेचर की वजह से, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जो अगला फैक्टर है वो है सैलिनिटी, यानी कि पानी में जो नमक वगैरह है उसकी वजह से। अब
द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो हमें पता है कि सैलिनिटी हर जगह बराबर नहीं है। हमने कल अलग अलग सीज की बात की थी और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम होती है, ये हम समझ चुके थे, ठीक है ना। तो इसके बाद जहां पर हाई सैलिनिटी होगी वहां पर पानी क्या होगा, डेंसर होगा, समझ सकते हैं आप। जितने पानी में जितना ज़्यादा नमक घुला होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लो डेंसिटी। अब इसलिए क्या होगा कि जो हाई डेंसिटी वाला पानी है वो नीचे बैठेगा क्योंकि वो भारी है, और लो डेंसिटी वाला पानी जो है वो ऊपर उठेगा। यानी कि आप समझ जाइए जहां पर पानी की सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक, वो पानी नीचे की तरफ को जाएगा, और जिस पानी की सैलिनिटी कम है यानी कि डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ को उठेगा, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी गई है, waters of low salinity flows on the surface of water of high salinity while water of high salinity flow at bottom towards the water of low salinity। सीधी सी बात हो गई, ठीक है, कि हाई सैलिनिटी का जो पानी है वो नीचे बहेगा क्योंकि वो भारी है, वो नीचे बहेगा, और लो सैलिनिटी का जो पानी है वो हल्का है, वो ऊपर बहेगा, ठीक। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहां पर एग्जांपल दिया गया है, इसको हम समझते हैं। एग्जांपल है मेडिटेरेनियन रीजन का, यानी कि मेडिटेरेनियन सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिख रहा है, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सैलिनिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये हमने कल भी बात की थी। क्यों? ओपन अटलांटिक ओशन की जो सैलिनिटी है वो कम है, ठीक है, और जो हमारा एनक्लोज मेडिटेरेनियन सी है उसकी ज्यादा है। ये बात समझते हैं आप। तो अब जो लेस सैलाइन वाटर है अटलांटिक ओशन का, वो क्या होगा, लेस है, मतलब लेस सैलाइन है तो वो ऊपर की तरफ को उठेगा, हल्का है, ठीक है। और मेडिटेरेनियन रीजन का जो पानी है, जो मेडिटेरेनियन सी का जो पानी है वो कैसा है, उसमें ज्यादा नमक है, वो नीचे बैठेगा, भारी है, तो वो नीचे की तरफ से इसकी मतलब अटलांटिक ओशन की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ से जो पानी है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ से जाएगा, किधर की तरफ को, मेडिटेरेनियन सी की तरफ को। यानी कि जो यहां से पानी अगर जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये हमारा ऐसे जाएगा पानी, और ये पानी यहां से ऐसे आएगा इस तरफ को, ठीक है, मतलब यहां से आएगा कुल मिला के, यहां पर से ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है, समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहां पर तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट पे नहीं, कॉन्टिनेंट के जो बाद यहां पर बीच में जगह है इसके थ्रू जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर ये जो बीच में एक स्ट्रेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसको हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की जो एक सीरीज में हम लोगों ने स्ट्रेट्स कवर किए थे, जल संधियां, वहां पर भी पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दैट इज और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपके मेडिटेरेनियन सी को जो है अटलांटिक ओशन से मिलाता है, मतलब ये दो वाटर बॉडीज को मिलाता है या फिर दो लैंड मास को सेपरेट करता है। स्ट्रेट की ये डेफिनेशन होती है। तो यहां पर बीच में जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब यहां पर आप समझिए कि ये जो मैंने आपको लाइन दिखाई है, ये है आपकी सरफेस पे, ये सरफेस पे चल रहा है, और ये आपकी चल रही है अंडर वाटर। अंडर वाटर पे क्यों चल रही है आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी में क्या होगा, सैलिनिटी विल बी हाई, ठीक है, सैलिनिटी इज हाई, तो ये पानी कैसा होगा, डेंसर होगा, और डेंसर होगा तो ये नीचे बैठेगा ऐसे, ठीक है। और जो हमारा अटलांटिक ओशन का पानी है ये कैसा होगा, दिस विल बी लेस सैलाइन, इसमें नमक कम है क्योंकि ओपन ओशन का पानी है, ठीक है, और लेस सैलाइन है तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, इट विल बी, इसको कह सकते हैं आप लेस डेंस, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी, लेस डेंस होगा तो ये ऊपर की तरफ को उठेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ को उठने का मतलब है कि पानी के अंदर से सतह पे, ठीक है, पानी के अंदर से सतह पे आएगा तो ये ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है सरफेस पे, और अंडर वाटर मूव कर रहा है जो हमारा भारी पानी है वो वाला, ठीक है, जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट्स हैं, कोई इसमें कहीं पर भी डाउट की कोई गुंजाइश भी नहीं है, और डाउट आप लोगों को अपने मन में रखने भी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूं चीजें कि आप लोगों के मन में डाउट कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए जो मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि फिर भी आपको कोई डाउट पैदा होता है, तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आगे बढ़ना ही नहीं है, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप डाउट्स को छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट और भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है कि आप नहीं पता कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ, आपको बस सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये इवेंट हुआ तो आपको उसको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी ऐसा नहीं है, अगर ज्योग्राफी को आप हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर जिस भी तरीके से मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि 4 हमारी एनसीईआरटी की बुक्स और प्लस जो जीसी लियोंग का कोर्स हमारा यहाँ पर चल रहा है, अगर इसको किसी ने पूरी शिद्दत के साथ अगर पढ़ा है, ठीक है, एक एक कंसेप्ट जो समझाया गया है अगर वो बहुत अच्छे से समझा है, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, या मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि अगर इसके बाद आप ऑप्शनल के लिए भी अगर ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, मेंस तो है ही है, ऑप्शनल की भी अगर आप तैयारी करते हैं और कोई भी अगर स्टैंडर्ड बुक उठा के आप पढ़ना शुरू करते हैं,
तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। बस शर्त यह है कि आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से समझा है, और कोई भी कंसेप्ट अगर समझ नहीं आने की वजह से आपने स्किप नहीं किया है, बस। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस तरीके के काम कर रहा है कि मान लीजिए ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, या उसने हमारे वीडियोस देख के अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोशिश की है और उसको अगर कुछ चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जैसा भी एक्सपीरियंस है आप लोगों का, आप बताइएगा। ठीक है, जो मुझे लगता है, मैंने आपको बताया कि ऐसा होगा कि अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आ रहा है तब भी बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगला जो इसमें इफेक्ट है, अर्थ रोटेशन। ठीक है, देखिए अर्थ रोटेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहां पर एक चीज बता देता हूं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले बात करी हुई है। अर्थ रोटेशन से जो इफेक्ट निकल के आएगा, जिसका हमें इफेक्ट देखना है, वो है कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, यानी कि कॉरियोलिस का जो बल होता है वो, और इसको लेकर आपको बस एक ही चीज याद रखनी है। हालांकि हमने पहले आपको इस तरीके से समझाया कि आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मतलब इफेक्ट क्या होता है वो तो याद रखना पड़ेगा ना। तो नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ध्यान ये रखना है कि विंड को कॉरियोलिस फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में डेविएट करता है या डिफ्लेक्ट करता है। ठीक, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट या डिफ्लेक्ट करता है। बस इतना अगर आपको यहां पर याद रहता है, कॉरियोलिस का बेसिकली याद तो यही रखना है हमेशा, कॉरियोलिस का इफेक्ट आपको याद केवल इतना ही रखना है। लेकिन आपको ये चीज भी इस तरीके से समझाई गई थी, पूरा डायग्राम बना के और चीजों को एक बॉल के थ्रू मूवमेंट करा के, कि आप लोगों को याद ये हो जाएगा, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन इफेक्ट आपको कॉरियोलिस का यही याद रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स विंड को राइट डायरेक्शन में डेविएट करता है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में डेविएट करता है टुवर्ड्स योर लेफ्ट डायरेक्शन। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसका इफेक्ट से हमें क्या यहां पर समझ में आ सकता है। अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट्स फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द ओशन करेंट्स टू द राइट। ठीक है, अब इसने ऐसा लिखा हुआ है राइट, लेकिन ये राइट ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट है। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों हो रही है आप देख सकते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम की बात की जा रही है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम देखिए, गल्फ स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहली बात आप समझ सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये नॉर्थ में ऐसे जा रही है, ठीक, तो इस पर कॉरियोलिस लगेगा तो ये कहां को मुड़ेगी, राइट को। ये इसका राइट है कि नहीं है राइट। ठीक है, तो ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद कैनरी करंट है, कैनरी करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट कहां को होगा, कैनरी का राइट होगा ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसे घूम गया। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, ये कैसा सर्कुलेशन बन गया, आपका क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बन गया। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है, द सर्कुलेशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट एंड द कैनरीज करंट। ये क्लॉकवाइज लिखा है बिल्कुल साफ साफ। इसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर अगर हम बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ब्राजीलियन करंट देख सकते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी यही वाली है जो मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ से आ रही है। ठीक है, ब्राजील को आप पहले चेक कर सकते हैं, ब्राजील आपका ये जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसका लेफ्ट कहां को होगा, ये लेफ्ट होगा, तो ये ऐसे घूम गया, देखिए बिल्कुल ऐसे घूम रहा है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी ये जा रही है, दिस इज ऑल योर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये ऐसे जाके आप देखिए कहीं पर भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही घूम रही है ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगुलास पे भी चेक कर सकते हैं या मोजाम्बिक पे चेक कर सकते हैं, ये भी ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, घूमेंगे सारे के सारे ऐसे ही, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप कुरेशियो चेक कर लीजिए, कुरेशियो पे आप देखिए ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप इसको यहां पर चेक कर लीजिए, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन में भी ये लेफ्ट जा रहा है। आप कुरेशियो चेक कर लीजिए, नॉर्थ में है, ये राइट जा रहा है। तो बिल्कुल कंसेप्ट हमेशा सही है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में ये राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा और साउथ हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये किस तरीके से मूवमेंट्स हो गया, अर्थ की रोटेशन की वजह से, या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, और एक चीज का आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जिन लोगों ने हालांकि पहले ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे 0 होता है। ठीक है, इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, पोल्स पर मैक्सिमम होता है। और एक चीज का ध्यान आप चाहे तो और रख सकते हैं, ये जस्ट वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इक्वेटर में आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो इक्वेटर पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और पोल्स पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करना होता, तो पोल्स पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन ये जस्ट उसका इनवर्स है या जस्ट अपोजिट है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां पर इतना ही बताएंगे इसको लेकर, क्योंकि ज्यादा डिटेल में अगर करेंगे तो फिर वही एनसीईआरटी का चैप्टर कवर हो जाएगा जो हमने पहले पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है।
तो आप लोग चाहें तो उसको भी जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स हमारा फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा, बाकी लोग जिनके से मिस हो गया है वो एक बार जाके और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लैंड की बात करते हैं कि लैंड का क्या असर है। अ लैंड मास ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड डाइवर्ट्स अ करंट। ठीक है, कोई भी लैंड मास होगा वो क्या करेगा कि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी कि उसके रास्ते में आएगा तो बाधा बनेगा, और फिर वो उसको डाइवर्ट भी करेगा। जैसे कि द टिप ऑफ सर्दर्न चिली डाइवर्ट्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड एज द पेरुवियन करंट। देखिए यहां पर जो मैंने आपको नीचे बताया ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट है, ठीक है, ये वाली। अब यहां पर जो ये सर्दर्न चिली का पार्ट है, यहां पर लैंड आ गई तो ये कहां जाएगा, ये इसको घूम के ऊपर ही जाना है यहां से, तो ये यहां से ऊपर की तरफ को घूम गया। ठीक है, जो बन गया पेरुवियन करंट। इसके बाद अगर हम सिमिलरली बात कर लेते हैं द शोल्डर ऑफ ब्राजील, ब्राजील का शोल्डर मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ब्राजील का शोल्डर इज दिस वन। इस पोर्शन पे क्या हो रहा है, एट द केप साउ रॉक डिवाइड्स द वेस्ट फ्लोइंग इक्वेटोरियल करंट। ये जो वेस्ट फ्लोइंग इक्वेटोरियल करंट है ये वाले की बात हो रही है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है, पहला है जो केइन करंट, केइन करंट आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपको मैं यहां पर दिखाया तो यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है, दिस इज योर केइन करंट। ठीक, ये आपको ऊपर की तरफ को चला गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है ना, फिर से एक बार यहां पर बना लेते हैं जल्दी से अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, ऐसे था ना, कैसे था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये आप देख सकते हैं केन करंट इधर को जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, बिल्कुल सही है। और दूसरा आपका डेविएट कर दिया इसने ब्राजीलियन करंट में, ये आपका जो था क्या था, दिस वाज योर वेस्ट फ्लोइंग इक्वेटोरियल करंट, और ये ऊपर को चला गया, ये यहां से नीचे को चला गया। दिस नीचे वाला जो आ रहा है दिस इज योर, इसको कहां पर लिख सकते हैं हम, इसको हम घुमा के यहां लिख लेते हैं, चलिए, दिस इज योर ब्राजीलियन करंट। ठीक है, हालांकि वहां पर नाम लिखा गया लेकिन थोड़ा सा छुप गया, कोई बात नहीं, ब्राजीलियन करंट। अब आप देख सकते हैं ब्राजीलियन करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कहीं पर भी डाउट रखना भी नहीं है, चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना है। तो सारे के सारे इफेक्ट हम यहां पर समझ गए कि प्लेनेटरी विंड्स का असर किस तरीके से है, यानी कि ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, पछुआ हवा, वेस्टर्लीज का असर क्या है। हम ये भी समझ गए कि टेम्परेचर का क्या असर है, सैलिनिटी का क्या असर है, अर्थ रोटेशन की वजह से जो कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल डेवलप होता है उसका क्या असर है, और लैंड का यानी कि जमीन जहां पर आती है वहां पर भी असर क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स अगर हम समझ चुके हैं तो आई होप कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये टॉपिक समझने में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी डाउट आया है, तो आप लोग जरूर उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे मत बढ़िएगा इसको अपना डाउट क्लियर किए बिना, अदरवाइज जो आगे हम लोग अभी अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर का जो अगला लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशन और जो हमारा इंडियन ओशन है उसके सर्कुलेशन के बारे में, तो वहां पर फिर आपको चीजें जो है थोड़ा सा समझने में अदरवाइज प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको पहले बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिएगा और चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज इसको इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अटलांटिक ओशन का जो सर्कुलेशन है वो हम समझेंगे। ठीक है, अटलांटिक ओशन कौन सा वाला है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अटलांटिक ओशन है ये वाला बीच वाला। ठीक है, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन ये वाला है, इसको लेकर हम लोग अगली बार बात करेंगे। उसके अगली बार हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशन को लेकर, ये पैसिफिक ओशन है और ये हमारा जो है इंडियन ओशन है। ठीक है, इसको तीनों को एक एक करके हम लोग बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स में, या हो सकता है मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में ये जो टॉपिक चल रहा है ये चैप्टर और इसी के साथ ये जो पार्ट 1 का कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस नोट्स और क्विजेज भी चैप्टर वाइज जो है वहां पर बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जो है क्विकली रिवाइज कर सकें और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी इस ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।